नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आरक्षी बैच स्टार्ट किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के लिए। इसलिए आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी की पहली क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है वो आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है जियो का, ठीक है, और दूसरा वर्ड है ग्राफिया। ये दरअसल ग्रीक भाषा से निकले हुए वर्ड हैं, तो जिसमें जियो को बोलते हैं पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफिया होता है यानी लिखना, राइटिंग, यानी पृथ्वी के बारे में लिखी हुई बातों, जिसमें बुक में लिखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, अब जियो से काफी सारे वर्ड मिलते जुलते सुने होंगे आपने। जैसे एक हो गया जियोलॉजी, ठीक है, दूसरा हो गया जियोमेट्री, तीसरा हो गया जियोइड। ठीक है, जियो का मतलब तो पृथ्वी ही है, जैसा कि आप जानते हैं। लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन यानी जिसमें हम अध्ययन करें, अगर पृथ्वी पृथ्वी की अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। ऐसे ही मैट्री, मैट्री होता है मेजरमेंट, यानी नापना। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि नापना, यानी अगर आप अर्थ की जो चीजें हैं उनको नापोगे, चाहे लेंथ में नापे चाहे उसको मापे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जियोमेट्री, चाहे उसके क्षेत्रफल के उसमें नापे हम। ठीक है, तो जियोमेट्री क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जियोइड, ओइड होता है दोस्तों शेप, शेप यानी कि आकृति। ठीक है, शेप यानी शेप लाइक अर्थ। अगर आपसे बोला जाए कि पृथ्वी की शेप कैसी है, वो कैसी शेप की है, जियोइड। ठीक है, तो जियो तो होगी पृथ्वी और ओइड होगी शेप, यानी शेप लाइक अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की तरह। तो जियोइड शेप कैसी होती है, अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो साइडों से तो गोल है, ठीक है, और जो पोल्स हैं उनसे चपटी है। ठीक है, तो यानी हमारी पृथ्वी थोड़ी लगभग कैसी हो जाएगी, जो ध्रुवों पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वहां से चपटी है और साइडों से गोल है। तो लगभग ऐसी शेप होती है हमारी अर्थ की। तो ना तो वो गोल है, ना वृत्ताकार है, ना दीर्घवृत्ताकार है, वो कैसी शेप की है, वो एक जियोइड शेप की है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि अर्थ की शेप कैसी है, तो आप आंसर करेंगे जियोइड शेप, जो कि थोड़ी इस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये पृथ्वी बनी कैसे, ये स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या है। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना है। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य का परिवार, जिसमें 8 ग्रह, सूर्य और कुछ बोने ग्रह और क्षुद्र ग्रह और कुछ उल्कापिंड और धूमकेतु होते हैं। ठीक है, ये बने कैसे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में लिखना किसने शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में किसने लिखना शुरू किया, हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस को क्या बोला जाता है, इसलिए भूगोल का जनक, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में लिखना शुरू किया था, और इन्होंने एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम है जस पीरियोडस। ठीक है, तो जस पीरियोडस नाम की इन्होंने बुक लिखी, जिन्होंने इसमें पृथ्वी के बारे में लिखना शुरू किया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक, हिकेटियस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले वर्ड दिया था ज्योग्राफिका का। ठीक है, तो ज्योग्राफी का वर्ड किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। ठीक, ज्योग्राफी का शब्द।
और इनको क्या बोला जाता है, इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित वे में लिखा, ठीक है, डिसिप्लिन वे में लिखा अपनी बुक में। और सबसे पहले हिस्टोरी का वर्ड भी इन्होंने दिया, सॉरी हिस्टोरी का नहीं, सबसे पहले ज्योग्राफी का वर्ड भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। तो ज्योग्राफी का वर्ड इन्होंने दिया, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, व्यवस्थित भूगोल के पिता, ठीक है, भूगोल का जनक हिकेटियस एंड व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटस्थनीज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला, इन्होंने हिकेटियस और इरेटस्थनीज ने क्या करा था, सिर्फ पृथ्वी के बारे में लिखा था, लेकिन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ पहुंच गए, अंतरिक्ष में, यानी ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने सबसे पहला वर्ड दिया कॉस्मोस, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में पहुंच गए, यानी वो पृथ्वी से भी बाहर पहुंच गए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको आधुनिक भूगोल का जनक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्ड कौन सा दिया था, कॉस्मोस। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या बोला जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो ये हम आज के टाइम पे वर्ल्ड का मैप देखते हैं, है ना, मानचित्र देखते हैं, उसको सबसे पहले बनाने की कोशिश किसने करी थी, इनैक्सिमेंडर ने, ठीक है। इनैक्सिमेंडर ने सबसे पहले, जो कि ग्रीक के थे, सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास किया था, यानी पहल की थी एनेक्सिमेंडर ने। इन्होंने कुछ इस तरह का मैप बनाया था, जिसमें ये एगियन सी इनको उन्होंने बीच में लिखा था, ठीक है, एगियन सी, ठीक है, एगियन सागर को बीच में रखा, जो कि जोड़ता है भूमध्य सागर और ब्लैक सी को, ठीक है। ऊपर की साइड यूरोप था, इधर की साइड एशिया था और चारों तरफ ओशियन था, और नीचे लीबिया लिखा है। हालांकि लीबिया आज के टाइम में अफ्रीका में आता है, बट उस टाइम पे इतने सारे देश या महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, जितने उनको पता थे उन्होंने इस तरह से वर्ल्ड का मैप को बनाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैप किसने बनाया, एनेक्सिमेंडर ने। चलिए साथ के साथ दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब आता है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है, जितना भी जो भी एग्जिस्ट करता है मैटेरियल या जो भी पदार्थ एग्जिस्ट करता है, और बाकी का जितना भी खाली स्पेस है, उन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो यही हमने डेफिनेशन लिख दी कि सभी मौजूदा पदार्थ और स्थान को समग्र रूप से ब्रह्मांड माना जाता है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन, जैसे जियोलॉजी मैंने बताया, और जियो का अर्थ क्या, पृथ्वी। ऐसे ही कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अंदर अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान या फिर कॉस्मोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमारा ब्रह्मांड के दो भाग हैं, पहला एटमॉस्फेयर और दूसरा स्पेस। यानी एटमॉस्फेयर क्या हो गया, वायुमंडल, हम आगे पढ़ेंगे, और स्पेस क्या हो गया, अंतरिक्ष, ठीक है। तो वायुमंडल और अंतरिक्ष को मिला के हमारे ये दो भाग हैं ब्रह्मांड के, ठीक है दोस्तों। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कि ब्रह्मांड हमारा बना कैसे, तो सबसे पहले एक महाविस्फोटक सिद्धांत आया। महाविस्फोटक सिद्धांत को ही हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि सबसे पहले एक टाइनी डॉट था, यानी एक शुद्ध सागर था, ठीक है। उसमें कुछ उच्च ताप या कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि उसमें बहुत तेज विस्फोट हुआ। तो जब वो विस्फोट हुआ तो उसके जो टुकड़े थे वो अलग अलग दिशाओं में फैल गए, और जैसे जैसे वो फैलते चले गए वैसे वैसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता गया। और उन्हीं टुकड़ों को हम आजकल क्या बोलते हैं, मंदाकिनी, गैलेक्सी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, तारों में से ही एक तारा हमारा क्या है, सूर्य है, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह। तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये जो तारे हैं और ये जो गैलेक्सी जो मैंने बताई मंदाकिनियों की, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यानी ये दूर जा रही हैं तो मतलब कभी वो एक पास भी होंगी, ठीक है। तो यही विस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, लैथमेयर ने, ठीक है, कि वो पहले एक टाइनी डॉट की साइड था, उसमें विस्फोट हुआ और सब चीज दूर दूर फैलती जा रही है, तो उन्होंने फैल दूर दूर हट रही है इस बेस पे बोला कि भाई ये कभी पास भी होंगी, ठीक है। और उस टाइम पे कुछ विस्फोट हुआ होगा इसलिए वो दूर दूर जा रही है, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था,
एफ जॉर्ज लेमेतेयर ने। ठीक है दोस्तों। दूसरा सिद्धांत आता है सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दी थी। अब इस थ्योरी में क्या दिया उन्होंने, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो भाई एक पहले टाइनी डॉट था जिसमें विस्फोट हुआ, इन्होंने सिर्फ ये बताया ये जो फैलता जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, ये कंटिन्यूअस नए नए पार्टिकल्स भी बनते जा रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये इसका बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो वो यूनिफॉर्म वे में बन रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो नई सृष्टि का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। उसके बाद आता है दोलन सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब पल्स कैसे चलती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी नील हो जाती है ना, ऐसे चलती है ना। तो इसी इस पे इन्होंने दिया कि जब वो विस्फोट हुआ तो तब तो बहुत तेजी से वे दूर दूर फैले थे। जब जैसे ही बम फटता है, आपने दिवाली पे पटाखे छुड़ाए हों, ठीक है, बम फटता है तो उसके जो टुकड़े हैं बम के, वो पहले तो बहुत तेजी से दूर दूर जाते हैं और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद धीरे होके रुक जाते हैं, है ना। तो इन्होंने भी कुछ इस तरह से ही थ्योरी दी अपनी। इन्होंने कहा कि जब वो विस्फोट हुआ तो तब बहुत तेजी से दूर दूर हटे हुए टुकड़े और उसके बाद थोड़े धीरे होके रुक जाएंगे, और जहां वे रुक जाएंगे तो जिस केंद्र से वे दूर दूर फूटे हैं तो केंद्र उनको वापस अपनी तरफ खींचेगा, तो वे सारे टुकड़े वापस खींच के आकर के उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक बन जाएगा वो, फिर विस्फोट होगा, फिर दूर दूर जाएंगे, फिर दूरी पे जाने के बाद फिर रुक जाएंगे और फिर दोबारा से आकर के दोबारा केंद्र उनको खींचेगा। तो यही बार बार सृष्टि का निर्माण और उसका विनाश बार बार होता रहेगा। तो यही चीज किसने बोली, एलन संडेजा ने। ठीक है, अब वो कितनी दूर जाकर के रुक जाएंगे ये भी बताया गया। ठीक है, अब वो इसको दौर समझ लेते हैं कि कितनी दूर जाकर रुक जाएंगे। तो ये 12.5 प्रकाश वर्ष दूर जाकर के वे टुकड़े रुक जाएंगे। ठीक है, 12.5 प्रकाश वर्ष, सॉरी 12.5 बिलियन, यानी करोड़ से ऊपर। ठीक है, करोड़ मान लेते हैं, करोड़ प्रकाश वर्ष। ठीक है, 12.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाकर के वे टुकड़े रुक जाएंगे और देन वापस उनको केंद्र खींचेगा और फिर से वो एक बन जाएंगे। ठीक है, एलन संडेजा ने बोला है। अब यहाँ पे आपने टर्म सुनी नहीं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष क्या है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई लाइट छोड़ी, ठीक है, अब वो लाइट एक वर्ष में यानी एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, वो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साल में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। कि प्रकाश ने एक साल में कितनी दूरी तय करी। ठीक है, तो इसकी हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, किलोमीटर्स में भी है। ठीक है, कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर्स के बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर है, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी तय करती है एक वर्ष में प्रकाश। ठीक है, इसको अगर आप मीटर में भी करना चाहें तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर भी हो गया है। ठीक है, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो इतना प्रकाश दूरी तय करता है एक वर्ष में। अब इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाकर के वे टुकड़े रुक जाएंगे, जिसे केंद्र फिर से खींचेगा वापस और एक बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो ये किसने बोला, एलन संडेजा ने। अब आते हैं उसके बाद स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशन थ्योरी। ये किसने दी थी, ये दी थी एलन गुथ ने। ठीक है, एलन गुथ। अब इन्होंने क्या बोला इन्फ्लेशन में, कि भाई वो प्रकाश जो विस्फोट हुआ, ठीक है, शुरू में बस वो एक टाइनी डॉट था, इतना छोटा सा, और जैसे ही वो विस्फोट हुआ तो ये अपने आप ही बनते चले गए। यानी कि पहले कुछ तारे बने, ठीक है, फिर कुछ वे तारे इकट्ठे हुए तो गैलेक्सीज बनी, फिर वो गैलेक्सीज के अंदर ही हमारा एक सौर मंडल बना, यानी सूर्य एक तारा बना, और उसी से ही छोटे छोटे टुकड़े उसके ग्रह बने जो उसके चारों तरफ घूमने लगे। ठीक है, उसी से हमारी मंदाकिनियाँ बनी। ठीक है, एंड देन मंदाकिनी भी बहुत सारी मिल करके धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं दूर दूर जाने लगी, और अभी भी वो कांस्टेंट वे में दूर जा रही हैं। ठीक है, अब वे मंदाकिनियाँ हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे तारों का ये है, ये मान लो मंदाकिनी है। ठीक है, अलग अलग, तो ये दूर दूर जाकर के सीमित वे में जाकर के रुक रही हैं वो, मतलब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो चल रही हैं।
अब जहाँ पे वो जा करके रुकेंगी तो वो एक सर्कल बन जाएगा, जिसको हम बबल थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये एक सर्कल क्या है, यही एक ब्रह्मांड है हमारा। तो ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनियाँ है, मंदाकिनी के अंदर, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर ये मंदाकिनियाँ है छोटी छोटी, ठीक है। और ऐसे ही मंदाकिनी के अंदर छोटे छोटे तारे हैं, जिसमें से एक तारा सूर्य है और उसका चारों तरफ ग्रह हैं, ठीक है, एक मंदाकिनी में, ठीक। तो अगर ये एक बबल है तो ऐसे ही दूसरा बबल भी होगा, ऐसे ही तीसरा बबल भी होगा। तो यहीं से ही कंसेप्ट आ जाता है मल्टीवर्स का, यानी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं अलग अलग, जिसमें बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, बहुत सारे मंदाकिनियाँ हैं, बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। तो इन्हीं ब्रह्मांडों के बीच में या इन्हीं मंदाकिनियों के बीच में हम दूसरी अर्थ की खोज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन थ्योरी किसने दी थी? एलन गुथ ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी दोस्तों कुछ इस तरह की होती है, ये बस तारों का झुंड है, बहुत सारे तारे होते हैं इसमें, ठीक है। यहीं कहीं हमारा कहीं सौर मंडल भी होगा, ठीक है, क्योंकि मंदाकिनी का नाम क्या है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी दुग्ध मेला मंदाकिनी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया आपको मंदाकिनी क्या है, अरबों तारों, धूल, गैसों, बादलों का एक विशाल प्रणाली है, ठीक है। और करीब 10⁻11 गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बना के दिखाया था एक ब्रह्मांड, ये छोटी छोटी गैलेक्सीज बताई थी, ठीक है। तो ये कितना नंबर क्या है? 10⁻11 मंदाकिनियाँ हैं सारी की सारी, ठीक है। और एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 10⁻11 ही तारे होते हैं लगभग लगभग एक मंदाकिनी में। तो टोटल तारे हमारे ब्रह्मांड में कितने हो गए? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 10⁻22। तो 10⁻22 क्या है? तारे। और 10⁻11 क्या है? मंदाकिनी, एक ब्रह्मांड में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो कितनी है ब्रह्मांड में? 10⁻11 आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे होते हैं, तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी हो गई? 10⁻22, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कौन सी मंदाकिनी में है? दुग्ध मेला या आकाश गंगा भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको मिल्की वे बोला जाता है, ठीक है। मिल्की वे, दुग्ध मेला या आकाश गंगा मंदाकिनी में हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी गैलेक्सी को 80% देखा है सैटेलाइट्स की इमेजेस मदद से, ठीक है, जो इमेजेस भेजती है, ठीक है। तो उसमें हमने कितनी अपनी गैलेक्सी देख ली है? 80%। और जिसकी शेप कैसी लगी उनको? कि एक सांप बैठा है गूंडली मार के, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई सांप बैठा है ऐसे गूंडली मार के। तो स्पाइरल वे में है, यानी सर्पीले टाइप की है, ठीक है। तो हमारी जो मंदाकिनी है वो 80% भाग कैसा है? सर्पीला, यानी कि स्पाइरल। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने, उन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप की रचना की थी, यानी टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था, ठीक है। गैलीलियो ने सबसे पहले मंदाकिनी को देखा था, ठीक है दोस्तों। और ये सभी मंदाकिनियां आप जानते हैं, ये सभी मंदाकिनियां एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। इसी के बेसिस पे महाविस्फोट सिद्धांत लिखा किसने? लैम्पेयर ने, ठीक है। और अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का कंटिन्यूसली विस्तार हो रहा है, ठीक है, वो हमेशा फैलता जा रहा है। और जाके कितनी दूर जाके रुक जाएगा वो? 12.5 करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है, इतनी दूर जाकर के ये रुक जाएगा और फिर केंद्र इसको वापस खींचेगा। क्लियर दोस्तों? हाँ जी। अब जैसा कि आप जानते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। अब बहुत 10⁻11 गैलेक्सी है हमारे ब्रह्मांड में। तो सबसे नजदीक की गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, जिसको हम देवयानी मंदाकिनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे नजदीक की हमारी आकाश गंगा से सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी, यानी जिसको हम एंड्रोमेडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है? यानी जो अभी जैसा इस 80% हमने देख लिया है हमारे मंदाकिनी का, ठीक है, कितना किस तरह से बनी हुई है। ऐसे ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी जो दूसरी हमें गैलेक्सी मिली है एंड्रोमेडा के बाद, वो कौन सी मिली है? ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। डार्फ क्यों बोला गया? आप जानते हैं डार्फ का मतलब है बोना, ठीक है। तो बोनी गैलेक्सी क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है भाई एक मंदाकिनी में 10⁻11 स्टार होते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाली मंदाकिनी में बहुत कम है, यानी 10⁻3 या 4 के करीब है,
ठीक है, तो इतने स्टार्स हैं इस वाली मंदाकिनी में। ठीक, तो ये कितनी कम है, काफी कम है, तो यानी छोटी है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, डॉर्फ गैलेक्सी। ठीक, अब आती है दोस्तों जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, अब आपको पता है जियो मीन्स क्या है, पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर यानी केंद्र। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत को किसने दिया था, टॉलमी ने, क्लॉडियस टॉलमी। किस कब दिया था, 140 ईस्वी में। इस वाले सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला कि भाई पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है, और सारे जितने भी ग्रह और सूर्य मिला करके, चंद्रमा मिला करके यानी उपग्रह मिला करके इस पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, यानी सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, और पृथ्वी को उन्होंने केंद्र में लिखा सबसे पहले टॉलमी ने। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, टॉलमी ने 140वीं ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हीलियो। दोस्तों हीलियो वर्ड यूज होता है सूर्य के लिए। ठीक है, सेंट्रिक यानी अगेन केंद्र हो गया, तो यानी जो दूसरी थ्योरी आई उसमें क्या कर दिया, सन को केंद्र में रखा, यानी सूर्य को केंद्र में रखा और बाकी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये किसने दिया, ये दिया कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस ने। कब, के बाद कौन आए, इसके बाद आए केपलर। केपलर ने, जॉनसन केपलर, ठीक है, 1571 से 1630 तक। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई सूर्य केंद्र में तो है और ग्रह उसका चक्कर भी काट रहे हैं सूर्य का, लेकिन वे एक निश्चित दूरी पे ही उसका चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सबसे पहले कौन सा ग्रह है, बुध है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद कौन सा है, अर्थ है। ठीक है, तो ये सन का चक्कर काट रहे हैं ग्रह। ठीक है, तो पहले ही ग्रह ने मान लो इस दूरी पे चक्कर काटा, तो दोबारा जब वो चक्कर काटेगा तो सेम ही दूरी पे काटेगा वो चक्कर। ठीक है, अपने ही कक्ष में काटेगा। ठीक है, उसकी कक्षा है जो कि एलिप्टिकल है, यानी पूरी गोल नहीं है, वो थोड़ा इस तरह से है उनकी कक्षाएं। ठीक है, ये सन है तो इस तरह से वो चक्कर काटते हैं ग्रह। ठीक है, पूरे गोल नहीं है उसके। ठीक है, एलिप्टिकल है यानी दीर्घ वर्ताकार के साइज के उनकी क्या है, कक्षाएं या उनकी अक्ष, अक्ष नहीं, अक्ष एक्सिस होता है। ठीक है, कक्ष में। तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षाओं के नियमों की खोज किसने करी थी, जॉनसन केपलर ने, कि जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षाओं में ही वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षा में। ठीक है, तो ये किसने बोला, जॉनसन केपलर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए सौरमंडल। अब दोस्तों ये सौरमंडल एग्जिस्ट क्या करता है हमारी गैलेक्सी में। पहले हम सोचते थे कि जो गैलेक्सी है हमारी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि हमारे दुग्धमेला मंदाकिनी है, उसके बीच में है हमारा सौरमंडल। लेकिन जब हमने देखा कि सूर्य उसके बीच में नहीं है, सूर्य कहीं उस मंदाकिनी के साइड में है। तो जैसा कि आपने ये मंदाकिनी देखी है हमारी, है ना, तो सूर्य हम पहले कहाँ देखते थे कि भाई सूर्य जो है वो हमारी इस मंदाकिनी के बीच में मानते थे। लेकिन जब हमने इसको देखा और ढंग से, तो हमारा सूर्य कहीं इतनी दूर है यहाँ से। ठीक है, केंद्र से बहुत दूर है, जो कि केंद्र का चक्कर काट रहा है लगातार। ठीक है, अब एक चक्कर ये जब पूरा कर लेता है उसी को ही हमने ब्रह्मांड वर्ष बोला है, यानी एक ब्रह्मांड साल का पूरा होता है जब सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर काट ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहले सौरमंडल देख लेते हैं कि भाई सौरमंडल है क्या। तो मैंने बताया आपको सूर्य जो कि केंद्र में है। ठीक है, 8 ग्रह जो उसका चक्कर काटते हैं, उनके ग्रह, उनके उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं। ठीक है, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उल्का पिंड, ठीक है, धूमकेतु आदि मिलाकर के क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सन के बारे में लिख लेते हैं हम कि सूर्य कौन है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है जो कि सौरमंडल के बीच में है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, हमारी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेला, ठीक है, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है केंद्र से। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस क्या करता है, उस मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से या गति से उसका
परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और इस परिक्रमण काल को ही क्या बोलते हैं हम? 25 ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और 25 करोड़ वर्ष, लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक चक्कर काटने में दूध मेला के केंद्र का सूर्य को, ठीक है। सूर्य चक्कर काट रहा है दूध मेला के केंद्र का, और एक चक्कर पूरा करने में कितने लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये केंद्र से कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है दोस्तों। हम जब भी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम लेंथ इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको प्रकाश वर्ष में यानी लाइट ईयर में उसकी हम कैलकुलेट करते हैं उसको, ठीक है। वरना अगर नोटेशंस में नॉर्मल में करें तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, ये है हमारा सोलर सिस्टम। एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य एक प्रधान है, यानी सबसे बीच में है, ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध, ठीक है, मरकरी। उसके बाद है कौन? शुक्र। फिर है हमारी अर्थ, ठीक है। दोनों इन बुध और शुक्र के पास कोई भी उसका चंद्रमा नहीं है, ठीक है, यानी उसका कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ, इसका मून आ गया एक, ठीक है, चंद्रमा आ गया, ठीक। उसके बाद आ गया मार्स। मार्स के पास 2 उपग्रह हैं, यानी मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोर्ब्स एंड डीमोस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड क्या है? यही है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। अब इनको क्षुद्र ग्रह क्यों बोलते हैं? ये कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले ये कभी ग्रह ही हुआ करते थे, ठीक है। ये बड़े बड़े जैसे ग्रह है ना, 8 ग्रह, ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन जो धूमकेतु और ये उल्कापिंड धूमकेतु बेसिकली क्या होते हैं? ये चट्टानों के बने होते हैं, और ये दरअसल ब्रह्मांड में उल्टी सीधी तरह घूमने वाली चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये आ करके इसमें टकरा गए, तो टक्कर लगा के ये फूट गए, और फूट करके क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए। लेकिन ये भी कंटिन्यूअस सन के चारों तरफ अपनी ही दूरी पे चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनको किस में रखा गया? क्षुद्र ग्रह में, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह क्या हो गए? एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी यहाँ पे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं बहुत सारे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी चक्कर काट रहे हैं इसके सूर्य का, ठीक है दोस्तों। अब ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर वाले 4 ग्रह और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर वाले ये 4 ग्रह, ठीक है। इन अंदर वालों को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और बाहर वालों को बाहरी ग्रह, ठीक है, या फिर बृहस्पतीय ग्रह। क्योंकि बाहर वाले ग्रह कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? बृहस्पति से, क्योंकि अगला प्लैनेट क्या है? बृहस्पति, ठीक है। ज्ञानीमीड इसका सबसे बड़ा अभी तक का उपग्रह देखा गया है, ठीक है। तो ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, ठीक। उसके बाद आता है शनि। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अरुण, ठीक है, और उसके बाद आता है वरुण, ठीक। ये दोनों ठंडे हैं जिन पे मीथेन गैस का होना पाया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है कुइपर बेल्ट। अब कुइपर बेल्ट में ही कौन सा प्लेनेट है हमारा? प्लूटो, और बहुत सारे प्लेनेट है, जैसे सीरियस हो गया, ठीक है, 134340 हो गया, ठीक, UB13 कुछ समथिंग ऐसे करके है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स कहाँ पे आ गए? कुइपर बेल्ट में। और सबसे लास्ट में जाकर के क्या है? ओर्ट क्लाउड, ओर्ट बादल। इसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे चट्टाने और बहुत सारे आइस पार्टिकल्स, क्योंकि सन से जितनी दूर है उतने ही वो ठंडे होते चले जाते हैं, है ना। तो ये सारे किस्में है ओर्ट बादल में, यानी बादल। तो ये सबसे भारी क्षेत्र है हमारे सौरमंडल का, ओर्ट बादल यानी ओर्ट क्लाउड, ठीक है दोस्तों। और ये जो अंदरूनी ग्रह हैं ये चट्टानों के बने हैं, और ये बाहरी ग्रह हैं या बृहस्पतीय ग्रह हैं ये गैसों के बने हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी हम इनके बारे में और जानकारी लेंगे, फिलहाल आप सिर्फ सौरमंडल पे ध्यान दीजिए कि ये पूरा सौरमंडल है हमारा, ठीक है। और ये जो आपको ये जाते हुए दिख रहे हैं ये ही हमारे क्या हैं? उल्कापिंड हैं, ठीक है, उल्कापिंड या धूमकेतु, जिसे हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम सन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, ठीक है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। उसका अगर हम व्यास देखें तो कितने लाख किलोमीटर है? 14 लाख किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, और थोड़े 26% हीलियम लगभग, और 2.5% कुछ अन्य गैसेस भी हैं। यानी गैस का एक बहुत गर्म गोला है, यानी बहुत गर्म गैसों का गोला है जिसमें हाइड्रोजन है,
हीलियम है और अन्य गैसेस हैं। दोस्तों इसी ये जो हाइड्रोजन है, इन्हीं के दो अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और जब वो दो अणु मिलते हैं यानी फ्यूज होते हैं आपस में और हीलियम का एक एटम बनता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि उसको उन्होंने गैस यानी उसको उसने आग के गोले में तब्दील कर रखा है सूर्य को। ठीक है, तो यही इसके केंद्र में चलती हैं, सूरज के केंद्र में यही वाली रिएक्शंस चलती हैं। ठीक है, तो क्या है जो सरफेस है टेम्परेचर, इसलिए इसका जो बाहर का, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, जो इसके बाहर का टेम्परेचर है यानी सतह का टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके अगर केंद्र की बात करूं तो उसका कितना टेम्परेचर है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य के केंद्र का तापमान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य की जो चमकती हुई सतह है उसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, यानी जो सतह है ये वाली जो चमकती है इसकी सतह, इसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। और साइड वाली सतह को, जो साइड साइड में है, ठीक है, ये जो साइड साइड में सतह है, ठीक है, ये जो साइड में सतह चल रही है इसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो चमकती हुई सतह को क्या बोलते हैं प्रकाश मंडल। और जो उसके वायुमंडल की जो बाहर पतली गर्म गैसों से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कोरोना। ये तो कोरोना दोस्तों आप तब देख सकते हो जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण, आपको पता है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाए पृथ्वी और सूर्य के, है ना, तो उसको पूरा पूरा कवर कर ले सूर्य को। तो जब वो चंद्रमा पूरा सूर्य को कवर कर लेगा, ठीक है, तो हमें सिर्फ उसका, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, अब इसके बीच में क्या आ गया चंद्रमा आ गया ये, ठीक है, ये पूरा चंद्रमा ने घेर लिया, तो इसको हमारे सिर्फ साइड साइड का वायुमंडल ही दिखेगा हमें सूर्य का, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं कोरोना। ठीक, तो ये हम कब देख सकते हैं अच्छी तरह से, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रखा हो। और किसकी मदद से, एक टेलीस्कोप की मदद से, एक दूरबीन की मदद से, जिसका नाम है कोरोनाग्राफ, क्योंकि उसी की मदद से हम कोरोना देखते हैं। ठीक है, तो कोरोना केवल सूर्य के पूर्ण ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है, वो भी एक विशेष दूरबीन से जिसका नाम है कोरोनाग्राफ। ठीक है, अब दोस्तों ये सूर्य है, ठीक है, अब ये ऊपर वाला पोल क्या हो जाएगा इसका ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा साउथ पोल। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव को हम क्या बोलते हैं अरोरा बोरेलियस। ठीक, जो सोलर फ्लेयर है, जो सौर ज्वाला है, उसके उत्तरी ध्रुव को क्या बोलेंगे हम अरोरा बोरेलियस, और दक्षिणी वाले ध्रुव को क्या बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, और आपको मैंने बता ही दिया कि सूर्य में जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो किस तरह से होती है कि दो हाइड्रोजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दो हाइड्रोजन एटम्स के, जिसमें एक हीलियम का एटम निकलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कैसे है, नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर, परस्पर मिलकर एक हीलियम का अणु बनता है। ठीक है, और उसके टाइम पे क्या होता है, परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन होती है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये सूर्य में इतनी ज्यादा ऊष्मा एनर्जी। ठीक, और इतनी दूर है हमारे सूर्य पृथ्वी से, तो कितना टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, तो ये लगभग कितना लगता है 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड। ठीक है, ये 16 से 20 सेकेंड लगते हैं लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।